बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ज़ीशान फ़रीद आप दोस्तों की खिदमत में हाज़िर हूँ। आज का मौजू धान की फसल में पैदा होने वाली बीमारियों और कीड़े मकोड़ों से पैदाशुदा मसाइल पर बात करना है। इसके अलावा हम इन बीमारियों से होने वाले नुकसानात, इन बीमारियों की अलामात और इनकी पहचान पर भी बात करेंगे। वायरस कहलाते हैं। अब हम बैक्टीरियल, फंगल और वायरल डिजीज़ के बारे में बात करेंगे कि चावल के पौधों में कौन कौन सी बैक्टीरियल बीमारियां, कौन कौन सी फंगल या वायरल बीमारियां पैदा होती हैं, उन्हें हम कैसे पहचान सकते हैं, उनकी अलामात क्या हैं और उन्हें हम किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं। इस हिस्से में हम बात करेंगे। धान की बीमारियों में सबसे पहली, सबसे अहम, सबसे ज़्यादा ख़तरनाक बीमारी बबका या ब्लास्ट कहलाती है। धान के अंदर ब्लास्ट 4 से 5 किस्म की होती है। ये ब्लास्ट, सबसे पहले हम इसकी पहचान देखते हैं। ब्लास्ट के अंदर पौधों के पत्तों के ऊपर सबसे पहले किसी भी ज़रिए से दाग धब्बे पड़ जाना और उन दाग और धब्बों की जो शक्ल होगी वो आँखनुमा या कश्तीनुमा शक्ल होती है। और ब्लास्ट की बीमारी पौधे के अंदर ज़मीन के ऊपर यानी कि पानी से ऊपर हर हिस्से पर ये बीमारी पैदा हो सकती है। इसमें ब्लास्ट के अंदर जो चंद बीमारियां, जो इनकी अक़साम है, उनकी मैं मिसाल देना चाहूँगा। सबसे पहले ब्लास्ट के अंदर लीफ ब्लास्ट है। इस बीमारी के अंदर हम देखेंगे कि पत्ते के ऊपर शुरू के अंदर सब्ज़ी माइल दाग, स्पॉट्स पैदा होते हैं और ये सब्ज़ी माइल दाग और स्पॉट्स आहिस्ता आहिस्ता ब्राउन और फिर ये काले दागों में तब्दील हो जाते हैं। इसके अंदर पौधे का पत्ता सूख जाता है और पौधे का पत्ता सूखने की वजह से पौधे के अंदर ज़ाई तालीफ़ का अमल, खुराक बनाने का अमल रुक जाता है। पौधे की बढ़ोतरी भी रुक जाती है। और अगर ये ब्लास्ट का हमला आगाज़ में, शुरू में या छोटे पौधों पर हो तो उसके अंदर टिलर्स की तादाद में कमी वाक़या हो जाती है। अगर ये सिट्टा निकलते वक्त में ब्लास्ट का हमला होगा तो सिट्टे का साइज़ मुतासिर होगा और सिट्टे के अंदर बनने वाले दानों की तादाद मुतासिर होगी। दूसरा ब्लास्ट जो है वो नोड ब्लास्ट है। इस ब्लास्ट के अंदर जिस जगह पर नोड्स होती हैं, पानी से ऊपर वाले हिस्सों में नोड्स के ऊपर ब्लास्ट पैदा हो जाती है। ये गांठ और ये नोड काली होने के बाद खुश्क हो जाती है। पौधे के अंदर नोड ब्लास्ट पैदा हो जाता है तो पौधे का तना इंतहाई कमज़ोर हो जाता है और किसी भी वक्त हल्की सी हवा चलने के बाद ही ये यहाँ से नोड से टूट जाता है और ऊपर वाला हिस्सा पौधे से मुनक़ता होने की वजह से पौधे की पैदावार बहुत हद तक कम हो जाती है। तीसरा जो ब्लास्ट पैदा होता है पौधे के अंदर उसे हम नेक ब्लास्ट कहते हैं। नेक ब्लास्ट के अंदर ऊपर पेनिकल के पास जब सिट्टा निकल रहा होता है तो वो जगह, जिस जगह सिट्टा पौधे के तने के साथ जुड़ा होता है, उस कांटेक्ट पॉइंट के ऊपर ब्लास्ट पैदा होता है और उस ब्लास्ट की वजह से या तो सिट्टे की बढ़ोतरी मुतासिर होगी और अगर दाना बनने का वक्त है तो उसके अंदर दानों की तादाद, दानों का साइज़, दानों की रंगत भी मुतासिर हो सकती है। ये बीमारियां पैदावार का 60 से 65% हिस्सा ज़ाया कर देती हैं। बुनियादी तौर पर ये फंगल बीमारियां हैं जो फंगस की वजह से पैदा होती हैं। अब हमने देखना ये है कि ये बीमारी हम किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं। तो हमेशा जो बेहतरीन स्ट्रेटजी पौधों के अंदर किसी भी किस्म के फंगल या बैक्टीरियल बीमारियों को कंट्रोल करने की है तो वो स्ट्रेटजी हमेशा प्रिवेंटिव स्ट्रेटजी होती है।
इस स्ट्रेटजी के अंदर हमने कोशिश ये करनी होती है कि हम खेत के अंदर बीमारी को आने से पहले ही रोकें, ताकि बीमारी के जरासीम अगर खेत में आ चुके हैं तो उन्हें जरासीमों को उस पहली स्टेज, इन्फेक्शन की स्टेज पर ही हम कंट्रोल कर लें। तो उसके लिए हमने जो एहतियातें करनी है, सबसे पहली एहतियात ये है कि ब्लास्ट को रोकने के लिए, ब्लास्ट को कवर करने के लिए कि हमेशा सेहतमंद बीज, बीमारी से पाक बीज, सर्टिफाइड बीज हमने इस्तेमाल करना है। नंबर 2, हमने ऐसी वैरायटीज़ काश्त करनी है जिनके अंदर कुव्वत मुदाफ़ियत हो, ब्लास्ट के अगेंस्ट उनमें रेजिस्टेंस मौजूद हो। तीसरी चीज़, हमने खेत के अंदर से जड़ी बूटियों का और बन्नों खालों के ऊपर से इस फंगस के होस्ट प्लांट्स का ख़ात्मा करना है। इसके अलावा इसकी एहतियात हमने मज़ीद ये करनी है कि जब भी हमने धान की फसल को यूरिया खाद देनी है तो उसको हमने स्प्लिट्स में देना है, किस्तों में देना है। हमने इसकी अमूमन 3 किस्तें करनी होती हैं। पहली किस्त बवक्त बिजाई, दूसरी किस्त पनीरी मुंतकली के 20 से 25 दिन तक और तीसरी किस्त 40 से 45 दिन तक हमने मुकम्मल करनी होती है। जब हम यूरिया खाद को किस्तों में या स्प्लिट्स में देते हैं तो ये ब्लास्ट का हमला बहुत हद तक मैनेज हो सकता है। इसके अलावा जब भी हमने पनीरी काश्त करनी है तो धान के बीज को हमने दवाई ज़रूर लगानी है, सीड ट्रीटमेंट करनी है और खेतों के दरमियाने हिस्से में, सेंट्रल एरिया के अंदर पौधों की तादाद को मेंटेन करना है, पौधों के फासले को मेंटेन करना है और वहाँ पर हमने नंबर ऑफ़ प्लांट्स बहुत ज़्यादा कंजस्टेड, बहुत ज़्यादा तादाद में नहीं होने देने। हमने कोशिश करनी है कि 9 इंच का फासला सेंटर के अंदर भी वो फासला मेंटेन करना है। आम तौर पर ये देखा गया है कि जैसे जैसे हम खेत के बाहर से सेंटर की तरफ जा रहे होते हैं तो नंबर ऑफ़ प्लांट्स की तादाद बढ़ती जाती है। ये तो थी वो एहतियातें जिसके ज़रिए हम ब्लास्ट, चाहे वो नेक ब्लास्ट है, वो लीफ ब्लास्ट है, वो नोड ब्लास्ट है, उसकी एहतियातें हैं कंट्रोल करने की। इंग्लैंड के अंदर जो एक्सपोर्ट स्टैंडर्ड बताया गया है, धान के अंदर जो ट्राइसाइक्लाजोल की मिकदार है उसका स्टैंडर्ड पहले 0.1% पर किलोग्राम ऑफ राइस था। अब उसका स्टैंडर्ड रिवाइज हो चुका और ट्राइसाइक्लाजोल की मिकदार 1 किलोग्राम चावल के अंदर 0.01% होनी चाहिए। अगर हम चाहते हैं हमारा चावल बाहर एक्सपोर्ट हो तो हमने कोशिश करनी है कि ट्राइसाइक्लाजोल या उसकी क्लास के जहर हमने धान के ऊपर स्प्रे नहीं करने। अब हम बात करेंगे पत्तों के जरासीमी झुलसाव के बारे में, जिसे हम ब्लाइट भी कहते हैं या इसे हम बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट भी कहते हैं। ये धान की बैक्टीरियल डिजीज़ है और ये बीमारी सबसे ज़्यादा बासमती वैरायटीज़ के अंदर पाई जाती है। आम तौर पर बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट का हमला गोब की हालत या जब पौधा आखिरी स्टेजेस की तरफ जा रहा होता है, फल लेने की स्टेज की तरफ जा रहा होता है, सिट्टा निकालने की स्टेज पर जा रहा होता है, तो उस वक्त इसकी बीमारी ज़्यादा पैदा होती है। जबकि इस बीमारी के पैदा होने का आइडियल टेम्परेचर 25 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि फ़िज़ा के अंदर नमी या ह्यूमिडिटी की मिकदार भी ज़्यादा होनी चाहिए। इस बीमारी को हम डेडली बीमारी कहते हैं, डेडली डिजीज़ कहते हैं, क्योंकि ये तकरीबन 90% तक पैदावार तबाह कर सकती है। इसके अलावा जब बहुत ज़्यादा फ़िज़ा के अंदर अबर आलूद मौसम हो और लंबे अरसे के लिए बारिशें चलती रहें तो बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट का हमला बहुत शिद्दत इख्तियार कर जाता है और ये क्रोनिक शक्ल इख्तियार करने की वजह से पूरे इलाके में एपिडेमिक्स की सूरत इख्तियार कर जाता है। अब इसकी हमने देखनी है कि इसके अंदर निशानी क्या है। तो इसके अंदर भी पत्तों के ऊपर स्पॉट्स, दाग और धब्बे पैदा होते हैं, जबकि इसके पत्तों की साइडों पर, मार्जिन्स के ऊपर, किनारों के ऊपर इसका हमला ज़ाहिर होता है और किनारों से ये दाग अंदर की जानिब हरकत करते हैं। याद रखने की बात यह है कि बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट के हमले की सूरत में ये दाग लंबाई और चौड़ाई दोनों अतराफ में इसका फैलाव बढ़ता है। सबसे अहम बात यह है कि अगर इस बीमारी का हमला वकूअ पज़ीर हो जाए, नज़र आ जाए, तो हमने कोशिश ये करनी है कि बीमार
खेत में से पानी सेहतमंद खेत की तरफ हरगिज़ नहीं जाना चाहिए। और इसकी निशानी ये भी है कि दूर से ये हमें पौधे सूखे हुए मुरझाए हुए नज़र आते हैं, लेकिन हमेशा बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट की बीमारी पैचेस में, टुकड़ियों में ज़ाहिर होती है। बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट के हमले की सूरत में याद रखने की बात यह है कि इसका सबसे बेहतरीन जो केमिकल है इस बीमारी को कंट्रोल करने के लिए वो है कॉपर ऑक्सीक्लोराइड। जो तीसरी अहम बीमारी है उसका नाम है बकाइनी। ये सीड बॉर्न डिजीज़ है। बुनियादी तौर पर ये बीज के साथ ही खेत में मुंतकिल होती है और ये आम तौर पर PS2 और किसान बासमती में इसके ख़िलाफ़ कुव्वत मुदाफ़ियत हरगिज़ नहीं है। बाकी इन दो वैरायटीज़ के अलावा तकरीबन तमाम वैरायटीज़ के अंदर बकाइनी के ख़िलाफ़ कुव्वत मुदाफ़ियत मौजूद है। जब टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा हो जाए, बढ़ जाए और दर्जा हरारत बहुत ही ज़्यादा हो तो खेत के अंदर इसकी पहचान ये है कि आपको खेत के अंदर दूर से ही कुछ पौधे बाकी पौधों की निस्बत बहुत ज़्यादा लंबाई में नज़र आएंगे और कुछ पौधों की लंबाई तकरीबन 1 से 1.5 फुट तक आम पौधों की निस्बत ज़्यादा होगी। बकाइनी शुदा पौधों के पत्ते नैरो छोटे रह जाते हैं, नैरो हो जाते हैं, बारीक रह जाते हैं और ऐसे पौधों जिन पर बकाइनी का हमला हो टिलर्स की तादाद बहुत कम बनती है और उन टिलर्स के ऊपर या तो सिट्टा बनता नहीं और अगर सिट्टा बन जाए तो उस सिट्टे के अंदर दानों की तादाद भी बहुत ही कम रहती है। मतलब वो टिलर्स खाली रह जाते हैं, पार्शली फिल्ड होते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा फसल का नुकसान नहीं होता क्योंकि ये बीमारी हमारे इलाकों में बहुत ज़्यादा कॉमन बीमारी नहीं है। इसके तकरीबन 15 से 20 काजल ऑर्गेनिज़म्स मौजूद हैं। ये इस बीमारी को पैदा करने वाले काजल ऑर्गेनिज़म्स की तादाद बहुत ज़्यादा है। बहुत डाइवर्स किस्म के इसके काजल ऑर्गेनिज़म्स हैं, लेकिन लकीली क्योंकि हमारे यहाँ टेम्परेचर धान की काश के वक्त और धान की अफजाइश के वक्त और धान के सिट्टे निकलने के वक्त टेम्परेचर हमारे पास अमूमन 40 डिग्री 41 डिग्री से ज़्यादा नहीं होता ऑन एन एवरेज, जिसकी वजह से बकाइनी का हमला बहुत कम रहता है। पिछले साल हमारे यहाँ एक हीट वेव आई, हमारे यहाँ टेम्परेचर ऑन एन एवरेज ज़्यादा रहा जिसकी वजह से बकाइनी का हमला ज़्यादा देखा गया था, जबकि आम तौर पर इस बीमारी का हमला बहुत ही कम रहता है और ये भी एक अहम फंगल बीमारी है। अब हम इसके बाद बात करेंगे चौथी बीमारी के बारे में जिसे हम शीट ब्लाइट कहते हैं। शीट ब्लाइट भी एक फंगल बीमारी है और इसकी पहचान ये है कि पत्ता ये ऐसी जगह पर पैदा होती है जहाँ पर पत्ता स्टेम के साथ जुड़ा हो और कुछ हिस्सा पत्ते ने स्टेम का कवर किया हो और बाकी हिस्सा ऊपर हो। तो ऐसा पॉइंट जिस जगह पौधे का हिस्सा स्टेम को थोड़ा सा कवर करता है उसे हम शीट कहते हैं और जब इस जगह पर ये फंगल बीमारी पैदा होती है तो इसे हम शीट ब्लाइट कहते हैं। इस बीमारी के अंदर फंगस के जब हमला करता है तो पौधे के पत्तों को खुरचता है। खुरचने की वजह से इसके ऊपर एक जंग आलूद सा निशान पड़ जाता है, जंग आलूद सा निशान ज़ाहिर हो जाता है और आहिस्ता आहिस्ता ये जंग आलूद निशान नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ता जाता है और इन दी एंड पूरा पत्ता ही शुरू में ब्राउन और आखिर में डार्क और खुश्क हो जाता है। तो मैं आखिर में फंजासाइड बताना चाहूँगा जिसके अंदर वलीडामाइसिन और डाइफेनाकोनाजोल मौजूद है, एक फंजासाइड और दूसरा बैक्टीरियासाइड। इसके अलावा इसकी खूबी कॉन्टैक्ट और सिस्टेमिक की भी है और इसके अलावा इसकी खूबी ये भी है कि यह है कि वक्त में प्रिवेंटिव, क्यूरेटिव और एराडिकेटिव भी है। और जो जिस नाम के साथ जिस ब्रांड में फोर ब्रदर्स बायो ट्रेडर्स मार्केट में ये केमिकल फ़रोख्त कर रही है उसका नाम है प्रोटेक्टर और ये 300 ग्राम की मिकदार में मार्केट के अंदर मौजूद है। अगर हम प्रोटेक्टर के 2 स्प्रे कर लें
तो हमारी फसल बैक्टीरियल और फंगल तमाम किस्म की बीमारियों से महफूज रहती है।